टॉपिक है रिवर्सिबल सेल इंजरी. इट मीन्स द फंक्शनल एंड द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड इफ द स्टिमुलाई इज रिमूव्ड. यानी वो स्टिमुलाई जो कि सेल डैमेज काज कर रहा है, अगर वो रिमूव हो गया, वो रिकवर हो गया, तो सेल अपनी उसी नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाए, रिवर्स हो जाए, तो उसको कहते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी. इसको नॉन लीथल सेल इंजरी भी कहा जाता है. नॉन लीथल सेल इंजरी इस वजह से क्योंकि ये सेल डेथ काज नहीं करती. इट कैन रिवर्स बैक टू द नॉर्मल कंडीशन. अच्छा, रिवर्सिबल सेल इंजरी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं. पहले मैंने आपको एक मैकेनिज्म बताया था, उसको अगर हम रिवाइज करें पहले वाली वीडियो में, कि जब हाइपोक्सिया होती है यानी ऑक्सीजन कम हो जाता है, और हाइपोक्सिया के बहुत सारे काजेज हैं, कार्डियोरेस्पिरेटरी फेल्यूर की वजह से, इस्कीमिया की वजह से. जब ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाएगा तो ऑक्सीडेटिव जो फॉस्फोराइलेशन है वो भी कंप्रोमाइज हो जाएगी, यानी रिड्यूस हो जाएगी. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रिड्यूस हो गई यानी देयर इज द रिड्यूस्ड एटीपी. और जब एटीपी रिड्यूस हो जाएगा तो मेम्ब्रेन के अंदर जो पंप होते हैं, जैसे ये सोडियम पोटेशियम पंप, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बट टू रिवाइज इट. सोडियम पोटेशियम पंप भी फेल हो जाएगा, काम करना छोड़ देगा, जिसकी वजह से सेल के अंदर बहुत सारा सोडियम अक्यूमुलेट हो जाता है, और ये हाइपरटोनिक कंडीशन है. अब इसको अगर सेल को नॉर्मलाइज करना है तो ये आइसोस्मोटिक गेन करेगा वाटर का. वाटर भी इंटर होगा, तो जैसे जैसे वाटर सेल के अंदर इंटर होगा तो सेल सॉइल करेगा, जिसको कहते हैं सेल्यूलर सॉइलिंग. अच्छा, इसका दूसरा भी नाम है. यहाँ पे जो ये पहली रिवर्सिबल इंजरी में चेंज आती है, यहाँ तक जो मैंने मैकेनिज्म बताया है ये जनरल मैकेनिज्म है. अब आगे जो चेंजेस आ रही हैं वो रिवर्सिबल सेल इंजरी का कैरेक्टरिस्टिक है. तो पहला है सेल्यूलर सॉइलिंग और हाइड्रोपिक चेंज और वैक्यूलर डीजनरेशन. ठीक है, या इसको आप वैक्यूलर डीजनरेशन का है. तो ये तीन नाम हो गए कि सेल्यूलर सॉइलिंग है, वैक्यूलर डीजनरेशन है. यहाँ तक तो सेल्यूलर सॉइलिंग हो गई. अब सेल के सॉइल होने की वजह से और ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस कौन सी आएंगी कि हमें सेल के अंदर स्मॉल स्मॉल वैक्यूल्स नज़र आएंगे. सेल के अंदर स्मॉल वैक्यूल्स नज़र आएंगे, साइटोप्लाज्म, सेल साइटोप्लाज्म के अंदर. और जैसे सेल सॉइल होगा तो जो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम है उसके सेगमेंट्स जो है वो पिंच ऑफ करेंगे, ये एक चेंज आएगी. दूसरा ये होगा कि हाइड्रोपिक चेंज या वैक्यूलर डीजनरेशन की वजह से जो सेल की सॉइलिंग हुई तो सेल के ऑर्गेनील्स पे भी इफेक्ट आएगा, सेल की मेम्ब्रेन में भी इफेक्ट आएगा. तो एक हो गया सेल्यूलर सॉइलिंग. अब आ जाते हैं कि सेल के अंदर एक तो वेट इंक्रीज हो जाएगा, देयर विल बी द इंक्रीज ऑफ द वेट. सेल टर्जिडिटी यानी सेल के अंदर बढ़ जाएगी, सेल टर्गर हो जाएगा. ये सारी चेंजेस आ गई. अब मेम्ब्रेन में क्या चेंज आएगी? मेम्ब्रेन में ब्लेब फॉर्मेशन होती है. अब ब्लेब फॉर्मेशन क्या है कि जो मेम्ब्रेन है उसमें ये स्मॉल स्मॉल पोर्शंस आउटवर्ड प्रोजेक्शंस आ जाती हैं, जिसको कहते हैं ब्लेब फॉर्मेशन. जैसे ही सेल्यूलर सॉइलिंग होगी तो मेम्ब्रेन जो है वो ब्लेब फॉर्मेशन काज करेगी इस तरह से. इसमें जो माइक्रोविलाई होंगे देयर विल बी द लॉस ऑफ माइक्रोविलाई. माइक्रोविलाई लॉस होना शुरू हो जाएंगे. एक ये चेंज आया. दूसरा ये कि इसमें माइलियन फिगर्स बनना शुरू हो जाती हैं. अब माइलियन फिगर्स क्या है? माइलियन फिगर जो होती हैं दीज आर दी रोल्ड मास ऑफ द फॉस्फोलिपिड.
and they are derived from the damaged cell membrane. Myelin figures damaged cell membrane से ही बनती हैं। होता इस तरह है कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जब एटीपी कम होता है तो फ्री कैल्शियम जो है वो सेल के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है। जब फ्री कैल्शियम सेल के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है तो वो कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है और उनमें से एक एंजाइम है फॉस्फोलिपेज। फॉस्फोलिपेज क्या करती है कि ये अटैक करती है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन पे। अब जैसे ये इस पे अटैक करेगी तो ये लिपिड जो है वो बाहर आ जाएंगे। लिपिड्स विल कम आउट एंड दे विल रिएक्ट विद द इंक्रीज कैल्शियम। जैसे ये कैल्शियम के साथ मिलेंगे ये लिपिड्स तो ये एक मासेस के शेप में फिगर्स, माइलियन फिगर्स की फॉर्मेशन कर देंगे। तो इनको कहते हैं माइलियन फिगर्स। इस तरीके से वर्ल्ड मास ऑफ द फॉस्फोलिपिड जो कि डैमेज्ड मेम्ब्रेन से ही डिराइव्ड होते हैं। और मेम्ब्रेन को डैमेज कौन करता है? फॉस्फोलिपेज करता है एंजाइम। लिपिड को बाहर निकालता है। लिपिड जैसे ही कैल्शियम के साथ मिलेगा तो कंसेंट्रिक लेमिनेशंस बनाएगा और उन कंसेंट्रिक लेमिनेशंस को माइलियन फिगर्स कहते हैं। तो ये सारी चेंजेस क्या थी? ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस थी कि जब सेल स्वेल करता है तो ये सारी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आती हैं। ब्लैब फॉर्मेशन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, माइक्रोविलाई लॉस हो जाते हैं और माइलिन फिगर्स बनती हैं। अब आ जाते हैं ऑर्गेनील्स पे। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल बी द माइटोकॉन्ड्रियल चेंज? माइटोकॉन्ड्रिया में रिवर्सिबल सेल इंजरी में कौन सी चेंज आएगी? ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, रफली बनाया है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यहाँ से आप ले लें, ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया को लिया है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चेंज है। जाहिर सी बात है, सेल सॉइल कर रहा है तो ऑर्गेनील्स भी सॉइल करेंगे क्योंकि वाटर की बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स हो गई है तो ऑर्गेनील की भी सॉइलिंग होगी। नो डाउट देयर विल बी द सॉइलिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। पर इसके साथ ही साथ क्या होता है कि फॉस्फोलिपिड रिच एमॉर्फस डेंसिटीज बनती हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फॉस्फोलिपिड रिच एमॉर्फस डेंसिटीज मिल रही हैं तो यू कैन आइडेंटिफाई that it is and these are small in the reversible cell injury. These are the small phospholipid rich amorphous densities. So if you see or examine the small phospholipid rich amorphous densities within the mitochondria, you can say that this is the reversible cell injury. अब आते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम में कौन सी चेंजेस आएंगी विद इन द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम में ये है कि जैसे सेल सॉइल करेगा, अब यहाँ पे ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम है। अब जैसे वाटर की इन्फ्लक्स होगी तो ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम भी सॉइल करेगी। दिस एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम एज वेल एज सॉइल। अब जैसे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम सॉइल करेगी तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम के साथ जो ये राइबोसोम्स अटैच हैं ये डिटेच होना शुरू हो जाएंगे। तो ये राइबोसोम्स डिटेच हो गए। जैसे ही राइबोसोम डिटेच होंगे देयर विल बी द डी एग्रीगेशन ऑफ द पोलियोसोम्स। पोलियोसोम्स की यहाँ पे आप देख रहे हैं कि राइबोसोम्स की क्या हो गई है? डी एग्रीगेशन हो गई है। राइबोसोम्स डी एग्रीगेट हो गए हैं, वो डिटेच हो गए एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम पे, तो प्रोटीन सिंथेसिस पे इफेक्ट आएगा, वो कम हो जाएगी। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम में ये चेंज आई। उसके बाद आ जाते हैं न्यूक्लियर चेंजेस पे कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगी। मैंने पहले भी बताया है कि जब एटीपी कम हो जाएगा, वही वाला प्रोसेस कि एटीपी जब कम हो जाता है तो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होती है विच इज़ इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, एनाएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के अंदर लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होती है। लैक्टिक एसिड की वजह से, एसिड फॉर्मेशन की वजह से पीएच कम हो जाता है और ये पीएच अफेक्ट करता है
न्यूक्लियस के अंदर ये क्या करेगा, दिस विल कॉजेज द क्लम्पिंग ऑफ द न्यूक्लियर क्रोमेटिन। यानी अगर ये क्रोमोसोम है, ठीक है, तो ये इस तरह हो जाएंगे, क्लम्प करेंगे, तो ये न्यूक्लियर चेंजेस आएंगे बिकॉज ऑफ दीज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। न्यूक्लियर चेंज, एंडोप्लाज्मिक, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल के अंदर जो स्वेलिंग हो रही है। एक और इम्पॉर्टेंट जो होता है वो है कि फैटी चेंज होती है रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर। अब फैटी चेंज क्या है, व्हाट इज द फैटी चेंज इनसाइड ऑफ द रिवर्सिबल सेल इंजरी? रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर दो मेन मैनिफेस्टेशंस होती हैं। एक होता है सेल्यूलर स्वेलिंग, और उसकी वजह से सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल है उसमें भी स्वेलिंग होगी और चेंजेस होंगी। और दूसरा होता है फैटी चेंज, ये भी एक मेन कंपोनेंट होता है रिवर्सिबल सेल इंजरी का, या कहीं के कैरेक्टर होता है। फैटी चेंज यानी एक्सेसिव फैट का अक्यूमुलेट होना साइटोप्लाज्मा के अंदर। अब जैसे ही हाइपोक्सिया होती है यानी रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई होता है, तो राइबोसोम्स डिटेच होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही राइबोसोम डिटेच होते हैं तो डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस होती है, मगर जो लिपिड है, जो फैट है, वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, वो अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। देयर इज द एक्सेसिव फैट विद इन द सेल साइटोप्लाज्मा, ठीक है। अब फैटी चेंज के काजेज होते हैं। फैटी चेंज के जो काजेज हैं, इट कैन बी ड्यू टू द इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, इट कैन बी ड्यू टू द फैटी लिवर, ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट कौन सी होती है फैटी चेंज की? साइट होती है लिवर या फिर हार्ट सेल्स, मायोकार्डियल सेल्स और दी हेपेटोसाइट्स। अब आते हैं कि इसमें, अब अगर हम नॉर्मली देखें तो नॉर्मली जो फ्री फैटी एसिड्स होते हैं, दे गेट कन्वर्ट इनटू द ट्राइएसाइल ग्लाइसराइड, एंड ट्राइएसाइल ग्लाइसराइड फिर लिपोप्रोटीन फॉर्मेशन करवाता है। मगर यहाँ पे हेपेटोसाइट्स जो होते हैं, हेपेटोसाइट्स क्योंकि हाइपोक्सिया हो गई, ये रिड्यूस ऑक्सीजन है, एटीपी कम है, तो लिवर के अंदर जो हेपेटोसाइट्स हैं, दे आर अनएबल टू सिंथेसाइज लिपोप्रोटीन फ्रॉम ट्राइएसाइल ग्लाइसराइड, ये नहीं कर पा रहे सिंथेसाइज। अब जैसे लिपिड जो फ्री फैटी एसिड है उनसे ट्राइएसाइल ग्लाइसराइड बनता है और उसके बाद आगे जो है लिपोप्रोटीन बनता है, लिपोप्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं हो रही, इसका मतलब जो है कि फ्री फैटी एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ रही है और वो फ्री फैटी एसिड साइटोप्लाज्मा के अंदर अक्यूमुलेट हो रहे हैं। ये फैटी एसिड क्या करेंगे, फ्री फैटी एसिड्स, कि ये इंक्रीज करेंगे सेल्यूलर सेल परमेबिलिटी। अब जैसे ही सेल परमेबिलिटी इंक्रीज होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा। अब अगर कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा, वही वाली बात कि साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम बढ़ जाएगा और उसकी वजह से डैमेज होगा सेल को। तो ये एक फैटी चेंज भी आता है कि फैटी लिवर की वजह से या किसी भी हेपेटाइटिस की वजह से जो है, ये मोस्टली किन इंजरीज में होता है? इट मोस्टली अकर्स इन द हाइपोक्सिक इंजरी और द टॉक्सिक इंजरी, ये उनकी वजह से होता है, ये भी कह सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि साइटोप्लाज्मा के अंदर लिपिड वैक्यूल फॉर्मेशन होती है, क्योंकि लिपिड डिपॉजिट हो रहा है, बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेट हो रहा है, तो वो उसकी वैक्यूल्स बन जाते हैं साइटोप्लाज्मा के अंदर। तो ये थी दो मैनिफेस्टेशंस, फैटी चेंज एंड द सेल्यूलर सॉइलिंग इन केस ऑफ द रिवर्सिबल सेल इंजरी।